अच्छा स्टूडेंट्स, लैब्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि NaOH ने रिएक्शन किया। तो NaOH का जो रिएक्शन हुआ और उससे क्या हुआ ये मैंने आपको लिखा हुआ है, और ये क्यों करवाया गया था ये भी मैंने आपको बता दिया। ये आपको पढ़ लीजिएगा इसको। और उसके बाद फिर हमने HCl डाला सेकंड टाइम पे, तो उसके क्या रिएक्शन हुआ ये भी मैंने लिख दिया। तो लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो सिर्फ पैरा पे ही क्यों होती है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन का लवर, तो ये है थोड़ा सा बल्कि, क्योंकि ये देखें ना आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है NH2 ग्रुप की वजह से। तो ये देखें आर्थो पे, फिर उसके बाद पैरा पे, फिर उसके बाद आर्थो पे। तो अब इसके पास ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल के पास यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसको मिल रहे हैं आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, तो ये आर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर जाएगा। अब आर्थो पे क्यों नहीं गया? आर्थो पे इसी वजह से नहीं गया क्योंकि ये है थोड़ा बल्कि ग्रुप SO3। तो बल्कि होने की वजह से ना ये अगर इधर अटैच होता है ना आर्थो पोजीशन के ऊपर, तो इसके साथ स्टेरिंग हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो है अनस्टेबल करती है कंपाउंड को। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से ये थोड़ा फिर उससे दूर जाके अटैच होता है पैरा पोजीशन। मेटा पे तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो इसी वजह से ये स्टेबिलिटी की वजह से ये पैरा पोजीशन पे ऊपर इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है। और उसके बाद हमारे पास आता है इसकी कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में मैं आपको बता दूं कि हम बेसिकली हमने दो चीज़ें ली हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और एनिलीन। और एनिलीन का यहाँ पे हम ज़्यादा एनिलीन के रिलेट करके ना हमने इसका सारी कैलकुलेशन करनी है। वो इस वजह से क्योंकि बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन हुई है वो एनिलीन के ऊपर हुई है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट आनी है वो उतना ज़्यादा आएगी जितना एनिलीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई है, क्योंकि एनिलीन के ऊपर सब चीज़ डिपेंड कर रही है। और एनिलीन होगी तो तब ही उसके ऊपर SO3 लगेगा, तब ही वो सल्फोनिलिक एसिड बनेगा। तो इसी वजह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं लिया, बल्कि किसको लिया? एनिलीन को। अब एनिलीन देखें, उसका मोलर मास है 93.13 ग्राम। तो अब ये हमें चीज़ पता है कि 93.13 ग्राम एनिलीन अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करे तो वो देता है तकरीबन 173.16 ग्राम प्रोडक्ट। मतलब इतना, अगर ये एक मोल के लिए मैंने लिखा हुआ है, अगर एक मोल एनिलीन रिएक्ट करे तो इतनी प्रोडक्ट बनती है, उसका मैस ये है। तो अब हमने दरअसल देखना है कि हमने तो ml में लिया है एनिलीन 2.5 ml। अब हम देखते हैं कि मैस इसका कितना बनता है, क्योंकि मैस से फिर हमने वेट निकालना है आगे नेक्स्ट फॉर। तो मैस का डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है, तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसकी पता है हमें, सही है, 1.02 ग्राम होती है। और वॉल्यूम जो है इसका हमने 2.5 ml, प्रैक्टिकल के अंदर आपने वीडियो देखी है, लैब के अंदर हमने 2.5 ml यूज़ किया है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा मैस। इसका मतलब यह है कि हमने एनिलीन का मैस इतना यूज़ किया है 2.55 ग्राम। तो अब अगर 93.13, अगर ये 1 मोल एनिलीन इतना देता है, मतलब इतनी प्रोडक्ट आनी चाहिए अगर 1 मोल हम एनिलीन यूज़ करते हैं, तो अगर हम 1 ग्राम एनिलीन यूज़ करें तो तब हमारे पास प्रोडक्ट कितनी होगी। अब ये जो चीज़ है मैथमेटिक्स के मुताबिक ये चीज़ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम बेसिकली निकालना चाहते हैं 2.55 ग्राम के लिए, क्योंकि हमने इतनी क्वांटिटी यूज़ की है, इतने मास में यूज़ किया है, तो इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सही है, तो इतना अगर हम एनिलीन यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आनी चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन हमें ये बताती है कि वो इतनी प्रोडक्ट आनी चाहिए। उसके बाद ये है कि हमारी प्रोडक्ट हमेशा कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें, मतलब हम फुली तौर पे हैंडल करने के बावजूद भी कुछ, मतलब बीकर में चीज़ हमारी रह जाती है और कुछ किधर चिपक जाती है, तो ये प्रोसेस करते करते ना हमारी यील्ड थोड़ी कम हो जाती है। तो अब हमने पूरे प्रैक्टिकल से हमें एक चीज़ मिली, वेट। जो हमारी प्रोडक्ट आई थी उसका मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाया था, उसका वेट था, टोटल वेट था, उसमें फ़िल्टर पेपर भी था और प्रोडक्ट भी थी, उसका वेट था 3.73 ग्राम आ रहा था, तकरीबन 3.72 या 73। तो एक्चुअल यील्ड निकालने के लिए हमने, एक्चुअल यील्ड क्या है, जो हमारी प्रोडक्ट का मैस आया है वही हमारी एक्चुअल यील्ड है। सही है, थ्योरेटिकल तो बातें होती हैं सिर्फ, अब मतलब ये एक बात की हद तक है, एक्चुअल यील्ड हमेशा इतनी नहीं आती। तो अब टोटल में से हमने ये फ़िल्टर पेपर का वेट माइनस कर लिया, वो हमने पहले लिखा हुआ था वीडियो के अंदर आपने देखा। तो ये जैसे हमने माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है, इसका मतलब ये हमारा प्रोडक्ट बना है। हम मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद इतना प्रोडक्ट गेन कर पाए, इतना करना चाहिए था लेकिन इतना कर पाए, तो ये हमारी एक्चुअल यील्ड हो गई। अब हम देखते हैं कि हमने कितनी परसेंटेज यील्ड जो है
हासिल की, हमारी जो है मिकदार कितनी आई परसेंटेज में। तो एक्चुअल यील्ड ये फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफएससी के अंदर मैं आपने पढ़ा होगा। तो ये हमने एक्चुअल यील्ड रख दी और नीचे थ्योरेटिकल यील्ड, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी परसेंट आ गई तकरीबन राउंड अबाउट 50% यील्ड, मतलब 50% हमारी प्रोडक्ट इधर उधर गायब हो गई। अब ये देखें कितनी कम हो गई। तो ये ऐसा बेसिकली होता है इसके अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो उसके बाद रिज़ल्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, प्रोसीजर और मटेरियल वो आपने वीडियो के अंदर देख लिया है। वैसे भी इधर मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें से आप लिख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है ना सल्फोनिलिक एसिड, ये बेसिकली एजोडाइज बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। यूँ समझे कि एजोडाइज बनानी है तो आपको सल्फोनिलिक एसिड की ज़रूरत होगी। और एजोडाइज कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये क्या है, एजोडाइज ये एक कलर कंपाउंड होते हैं जो कि किसी चीज़ को कलर देने के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे कपड़े वाली फैक्ट्री है हमारे पास, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, ये इन सब के कुछ ना कुछ कलर होते हैं। और पेंट्स तो वैसे भी स्पेशली कलर के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको कलर देने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। पहले एजोडाइज बनाई जाती है, उससे फिर जो है ये पेंट के अंदर यूज़ होता है। तो अब डाइज और मेडिसिन और वाटर ट्रीटमेंट, मेडिसिन के अंदर भी मैंने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कि इट्स अ बेसिक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मेकिंग मैनी थिंग्स सच एज कलरफुल डाइज, ये पहले बताया, फॉर क्लॉथेस, मेडिसिन फॉर टू फाइट डिजीजेज एंड केमिकल्स टू क्लीन वाटर। ये केमिकल ऐसे बनाने के लिए यूज़ होता है जो कि फर्दर फिर वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं और वाटर को साफ़ कर देते हैं। और मेडिसन के अंदर भी मैं आपको बता गया, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम इसको यूज़ करके सल्फोनेशन वाले कंपाउंड बना के उनसे फिर आगे नेक्स्ट हम डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। तो कोशिश किया कि कंप्लीट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके अंदर केमिस्ट्री भी बयान करने की कोशिश किया स्टेप वाइज के कहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।